हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 1। आपका मॉड्यूल 1 क्या है? दैट इज ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। तो ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट में हम ये देखेंगे कि हमारे कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं, करंट क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका दैट इज ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट में हमने देखा है कि पहला आपका है करंट, कि करंट आपकी क्या होती है, आप सबको पता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड द करंट। तो हम इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्सप्रेशन यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। हाँ, मॉड्यूल 1 में हमने देखा था कि इसमें हम पढ़ेंगे कि ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट आपकी क्या होती है। तो इसमें हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। व्हाट इज पहला आपका है करंट आपकी क्या है। तो अगर हम इसको नॉर्मली लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें, कोई एक अगर छोटा बच्चा आपसे पूछे कि करंट क्या होता है, तो उस चीज़ को भी आप बेहतर तरीके से समझा सको। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक वाटर पाइप है, वाटर पाइप है आपने लिया है, जिसका कि क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, लेंथ इसकी L है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन में आपका कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो होगा। दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ, वो आपका होगा वाटर फ्लो, कितना आपका वाटर फ्लो होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में। दैट विल बी रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इनटू टाइम। आपका क्या पर्टिकुलर टाइम है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या है। ठीक उसी तरीके से अगर हम करंट की बच्चों बात करें, तो करंट में हमारा क्या होता है कि करंट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने पर्टिकुलर सेक्शन लिया हुआ है किसी मटेरियल का यहाँ पे। लेकिन अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट में हम ले सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंडक्टर, आपका पर्टिकुलर कंडक्टर आप ले सकते हैं। पर्टिकुलर कंडक्टर में किसी क्रॉस सेक्शन पे या फिर पूरे सेक्शन में अगर आपको करंट फाइंड आउट करनी है, तो आपकी करंट क्या होगी, आपके चार्जेस कितने इस अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कितने फ्लो होंगे। Q विल बी इक्वल्स टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इनटू टाइम। या फिर दूसरी चीज, आप करंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, I इज इक्वल्स टू आपका होता है रेट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। आपका जो भी चार्ज का जो भी रेट होता है, दैट इज कॉल्ड द करंट। तो अब हम यहाँ पे दूसरी चीज हम बात करेंगे यूनिट के बारे में। अगर हम बात करें किसी भी कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आप हमेशा ये ध्यान दिया करिए कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं, उस टॉपिक का यूनिट क्या है, उस टॉपिक से उस टॉपिक के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिट आपकी हो जाएगी, यूनिट ऑफ करेंट विल बी एम्पियर। एम्पियर आपकी यहाँ पे यूनिट हो जाएगी। तो I इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा Q बाई T, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द करेंट, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू अ पर्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर ये आपकी जो यूनिट है दैट इज SI यूनिट। आप हमेशा पूछता है एग्जाम में कि SI यूनिट बताइए, पर्टिकुलर आपका नाम दे देगा कि SI यूनिट बताइए। यहाँ पे आप सबको पता होगा, मैं एक चीज छोटी चीज जनरल बता दे रही हूँ कि SI का फुल फॉर्म आपका होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये आपका यूनिट्स, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा SI का। इसको ही हम MKS भी बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हो MKS, also called MKS. MKS stands for मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ये आपकी SI यूनिट ही होती है। दूसरी अगर हम बात करें कि आपका जो भी एग्जाम्पल से कि आपका मान लीजिए दो आपका कैरिंग कंडक्टर है,
दो आपके करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जिसमें कि आपका I1 करंट फ्लो हो रही है, दूसरे में आपकी I2 करंट फ्लो हो रही है। और ये जो दोनों कंडक्टर है आपके जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। d इज इक्वल्स टू, अगर हम 1 मीटर कंसीडर करते हैं, 1 मीटर हमने यहाँ पे लिया है, d इज इक्वल्स टू आपका 1 मीटर हमने दोनों के बीच की डिस्टेंस ली है। तो दोनों के बीच में जो आपका फोर्स काम करेगा इट विल बी F इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ये आपका इतना फोर्स काम करेगा। और ये मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बेसिस ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टू कंडक्टर्स, आप इसमें करंट की क्या इंपॉर्टेंस है, करंट आप देख रहे हो फ्लो हो रही है। अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, उसको अगर हम 1 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो इतना फोर्स आपका उस पर एक्ट करेगा। ये चीजें आपकी एग्जाम वगैरह में पूछी जा सकती है आपके, तो ऑप्शन दे देगा आपको 1 2 3 4। तो फोर्स आपको पता होना चाहिए, ये चीजें पता होनी चाहिए कि पता होना चाहिए कि 1 मीटर पे अगर कोई भी हमारा दो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके बीच जो फोर्स काम करेगा वो आपका होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। दूसरी हम बात करें ईएमएफ की। ईएमएफ आपका क्या होता है? ईएमएफ की अगर हम बात करें, इट स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आपका कौन सी चिड़िया का नाम है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप अगर कोई भी सेल कंसीडर करो, दिस इज सेल, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका लोड है। रेजिस्टेंस RS जो कि आपका सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस भी जिसको बोलते हैं, RL आपका लोड रेजिस्टेंस होता है, और E जो है आपका दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब आपके किसी चार्ज को आपका जो भी चार्ज है उसको एनर्जी से, यहाँ से आपके चार्ज को सप्लाई करने के लिए कितना आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड होती है, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू dW अपॉन dQ। मतलब कि एक पर्टिकुलर आपका चार्ज, यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए आपको सप्लाई, आपके सोर्स जो भी आपका ये ईएमएफ आपका जो भी वोल्टेज सोर्स है, इससे आपको 1 यूनिट चार्ज को आपको सप्लाई कराने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि पूछते हैं मेरे से क्लास में भी कि मैम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो एक ये फोर्स है, बल है, तो इसका यूनिट तो आपका न्यूटन होना चाहिए। ऐसा नहीं है, दैट इज नॉट फोर्स, ये आपका फोर्स नहीं है। इसकी यूनिट आप यहाँ से देख सकते हो, जूल पर कूलम, ये आपकी इसकी यूनिट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसको हम कहेंगे, हम पर यूनिट जो भी हमारी यूनिटी चार्ज है उसको हम सोर्स से फ्लो कराने के लिए हमको जितना हमें वर्क डन, जितनी हमें एनर्जी की सप्लाई होनी चाहिए, वही हमारा क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द नेक्स्ट विल बी पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जानने से पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल जानने के लिए आपको मैं एक छोटा सा फिगर रिप्रेजेंटेशन से बताऊंगी। ये आपका टैंक A है, ये आपका टैंक B है। यहाँ पे जो पानी का लेवल है वो सेम है। तो आप सब जानते हो कि जब पानी का लेवल सेम होगा तो आपका कोई भी फ्लो आपके टैंक A से टैंक B नेवर पॉसिबल। आपका ये पॉसिबल नहीं होगा कि फ्लो आपका टैंक A से टैंक B जाए। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि हमें हमेशा पता है कि फ्लो होने के लिए हमेशा डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। आप नदी का पानी होता है एज स्टैटिक, कभी ये बहता है लेकिन बहुत स्पीड से नहीं बहता है। हमेशा स्पीड से बहने के लिए उसको एक स्लोप की जरूरत होती है, स्लोप दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस। डिफरेंस की जरूरत होती है हमेशा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे हमने अगर दूसरा टैंक लिया हुआ है, इसमें अगर हमने डिफरेंस दिखा दिया है कि वाटर का जो डिफरेंस है वो हमारा मतलब लेवल हमारा सेम नहीं है, देयर इज सम डिफरेंस इन द टैंक A एंड टैंक B। तो वाटर जो आपका फ्लो होगा टैंक A से टैंक B पॉसिबल हो जाएगा। ठीक वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो या फिर आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, तो उसके लिए यही पॉसिबल है कि आपके जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, आपका पोटेंशियल
डिफरेंस, आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है किसी भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका ज़रूरी है। ये चीज़ हो गई। और हम इसको अगर रिप्रेजेंटेशन में अगर करना चाहें तो I इज इक्वल्स टू, हम सबको पता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज करंट। और यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट हमारी होती है वोल्ट, यूनिट होती है आपकी वोल्ट। तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। व्हाट इज ओम्स लॉ और इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। मैं बार बार फिर से कह रही हूँ कि किसी भी टॉपिक को आप पढ़िए तो टॉपिक को पढ़ने से आप बस ये नहीं मतलब कि हाँ हमने डेफिनेशन पढ़ दिया, ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड I इज इफ वी आर रिमूविंग द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट द R विल बी अंडर द R, आपका जो भी है कांस्टेंट आपका R आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आप जो भी चीज़ें पढ़िए उसका एप्लीकेशन क्या है, आपके फ्यूचर में वो चीज़ें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसका इम्पोर्टेंस पढ़िए और उसकी यूनिट, उसकी डेफिनेशन प्रॉपर, उसकी एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ओम्स लॉ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ओम्स लॉ में सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हम सबको पता है कि आपको वोल्टेज अगर किसी भी सर्किट में फाइंड आउट करना है, आपको करंट फाइंड आउट करना है, आपको रिस्पेक्टिवली अगर रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे आपका ओम्स लॉ अप्लाई होगा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। अगर हमें V, I और R तीनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी आपकी सर्किट है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सर्किट है, ये हमारा रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, एंड दिस इज RL लोड रेजिस्टेंस। तो हमारी किसी भी सर्किट में हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज आपका वोल्टेज ड्रॉप जिसको हिंदी में बोलते हैं वोल्टतापात, वोल्टतापात। किसी भी सर्किट में आपका कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसको भी हम फाइंड आउट करने के लिए हमें ओम्स लॉ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हमने दो एप्लीकेशन पढ़ा। पहला एप्लीकेशन क्या कि हमें किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना हो, करंट फाइंड आउट करना हो, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो। दूसरी चीज हमें किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस आपका कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वी कैन ऑल्सो फाइंड विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। अब हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ये था आपका एप्लीकेशन। डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में आप सबको पता है कि जो आपका ओम्स लॉ है वो आपके 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर आपका ये है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही आपका करंट फ्लो होता है। आपका करंट जब भी फ्लो होगा, कब? जब आपका किसी भी सर्किट में आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। द सेकेंड वन इज आपका जो सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो आपके सर्किट का है शुड बी ओवरकम, ओवरकम। ये मैं डेफिनेशन की बात कर रही हूँ। 3 फैक्टर्स आपके डिपेंड करते हैं। पहला, करंट के फ्लो होने के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। दूसरी चीज, आपका जो भी रेजिस्टेंस है दैट शुड बी ओवरकम, आपका ये चीजें आपकी ओवरकम होनी चाहिए। तीसरी बात है कि हम करंट को इतना इंक्रीज करें ताकि जो हमारा जो भी सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उसको हम ओवरकम कर सके। रेजिस्टेंस को हम ओवरकम करने के लिए हम करंट को हम क्या करते हैं, पिक्चर में लाते हैं अपने, या फिर करंट की स्ट्रेंथ को हम इसीलिए फाइंड आउट करते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी करंट की स्ट्रेंथ हो, ताकि हम जो भी हमारा रेजिस्टेंस है विल बी रिड्यूस। ये हो गई हमारे 3 फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे थोड़े से रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अगर हम देख लें तो हम सब जानते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है वो आपका करंट के आपके प्रोपोर्शनल होता है।
अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए ही वी विल यूज द कांस्टेंट आर। आर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट आपकी ओम होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी ओम होगी। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपका ऐसे भी होता है, ओम, और ये आपका हो जाएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट बच्चों हम बात करें अगर लिमिटेशंस की, कि आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ें बनती है तो उसके एडवांटेजेस के साथ साथ उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। तो हमें ऑल्दो कि उसकी खूबियाँ भी हमें मालूम होनी चाहिए और उसके जितने भी डिमेरिट्स हैं वी शुड ऑल्सो नो। तो यहाँ पे हम बात करें अगर लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस इसके यही हैं, लिमिटेशंस ये है कि चूंकि आप एक बार ग्राफ भी आप देख लीजिए, V और ओम्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट भी ये होता है कि V और I के बीच में आपका जो ग्राफ होता है वो हमेशा आपका लीनियर होता है। ये आपका है स्लोप विल रिप्रेजेंट R, ये आपका स्लोप R रिप्रेजेंट करता है, और ये आपकी करंट होती है। V और करंट के बीच में आपका ये लीनियर रिलेशनशिप होता है, जैसे कि हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था ना, y = mx, ये चीज़ें हैं। ठीक वैसे ही v = आपका r × i। i आपका ये आपका वेरिएबल है, जैसे कि x वेरिएबल है, r आपका कांस्टेंट होगा, किसी भी मटेरियल किसी भी सर्किट के लिए आपका ये फिक्स होता है, वैसे ही आपका m जो होता है किसी भी लाइन के लिए ये आपका कांस्टेंट होता है। दूसरी अगर हम बात करें लॉ ऑफ रेजिस्टेंस की, कि जो भी आपका रेजिस्टेंस होता है उसका क्या नियम होता है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी आपका मटेरियल है या फिर कोई भी वायर है, हम हमेशा ये देखते हैं कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, वो कौन से मटेरियल से आपका बना हुआ है, उसका एरिया क्या है, लेंथ क्या है उसका एरिया क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका क्या है, लेंथ क्या है उसकी, कोई भी रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ क्या है, मटेरियल कौन से मटेरियल से आपका बना है, कॉन्स्टेंटन है कि मैग्नीन है, मटेरियल कौन से मटेरियल से आपका बना हुआ है, जो भी आपका मटेरियल उसकी हार्डनेस क्या है, हार्डनेस क्या है, हार्डनेस। मैं यहाँ पे इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना कि जब भी आपके इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स वगैरह होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू या फिर कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपने भेजा है, हमें पावर प्लांट से जो भी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे जब भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाता है ना, इलेक्ट्रिक फॉल्ट, तो हम हमेशा उसका कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट एक्चुअली हुआ कैसे। तो वहाँ पे यही देखा जाता है कि हो सकता है कि उस वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, वोल्टेज ड्रॉप कहीं पे आपका बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस एज अ कंडक्टर जो भी आपके मटेरियल्स होते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस का काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है ये आपका रेजिस्टेंस। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यही है आपका कि जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के लेंथ के, R जो होगा वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 एरिया के, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं हमेशा बता रही हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया और एरिया में आपका डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस कंडक्टर को, जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उसको बीच से ऐसे कट कर दिया, तो ये जो आपका फॉर्मेशन, ये जो आपका ये दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब आप इसको कट करोगे तो आपका जो भी सर्किल की जैसा आपका क्रिएट हो जाएगा, आपका उसके जिसको परिधि बोलते हैं, जो परिधि होगी वो आपकी सर्किल होगी, तो दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हटाने के लिए क्या करते हैं, R = L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, जिसको कि हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। दिस इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपका लॉ ऑफ रेजिस्टेंस काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आपका हमेशा पूछ देगा, आपको ऑप्शन दे देगा 1,
2, 3, 4। आपका पूछ देगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या आपका डिफरेंस है। R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, R इज इक्वल्स टू रो ए अपॉन एल, या फिर R इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू कुछ भी दे देगा आपका, R इज इक्वल्स टू रो ए अपॉन एल, या फिर नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं। तो आपको एग्जैक्ट उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाँ कि आपका यहाँ पे आप जो मैंने बताया अभी R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, अगर आपका रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन आपको पता होना है तो L की वैल्यू को अगर हम 1 मीटर कर दें और एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा रो। रेजिस्टिविटी कोई भी कोई भी आपका कंडक्टर है, अगर उसकी लेंथ हम 1 मीटर रख लें, एरिया हम 1 मीटर स्क्वायर कंसीडर करें, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। नेक्स्ट हम बात करें अगर यूनिट की, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। हमेशा क्या होता है ना, हमें हमेशा एग्जाम्स में यूनिट याद नहीं रहती है, तो हमें बेसिक जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनसे हमें यूनिट को फाइंड आउट हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें रो की यूनिट फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है कि रो की यूनिट अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो R A अपॉन L। रेजिस्टेंस की यूनिट आप सबको पता है, रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी ओम, एरिया की यूनिट होगी आपकी मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ विल बी मीटर। मीटर से मीटर आपका कैंसिल, तो जो रो की जो यूनिट होगी वो आपकी हो जाएगी ओम मीटर। ये हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी की यूनिट, यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रेजिस्टिविटी का अलग अलग आपका जो भी है, रेजिस्टिविटी आपकी जो भी है वो टेम्परेचर से आपकी कैसे इंटरलिंक करती है वो आपका डिपेंड करता है मटेरियल्स पे। जैसे अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में आपका क्या होगा, मेटल में आपका जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो आपकी रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एलॉय की बात करें, एलॉय की, तो एलॉय में आपका क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऑल्दो की रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है लेकिन बहुत माइन्यूट लेवल पे। मेटल में जितनी ज़्यादा आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है उसके कंपैरिजन में आपकी एलॉय की इंक्रीज होती है लेकिन कम होती है। जैसे यहाँ पे अगर हमने 2 मार्क किया हुआ है तो हाँ, यहाँ पे हमने 2 मार्क किया है तो यहाँ पे आपका 1 ही मार्क है, मतलब मेटल में ज़्यादा कंडक्टिविटी आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी एज कंपेरिजन टू एलॉय। और दूसरी चीज़ अगर हम इंसुलेटर की बात करें, आपके जो भी इंसुलेटर है तो इंसुलेटर का क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से आपकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो इन तीनों चीज़ों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपका जो भी मेटल आपका है, मेटल एंड अलॉय, एलॉय जो होता है वो हमारे 2 डिफरेंट मेटल्स मिलके बनाते हैं, मेटल 1 प्लस मेटल 2, 2 डिफरेंट मेटल आपके मिलके बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड द एलॉय। तो एलॉय और मेटल जो आपका होता है दैट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि टेम्परेचर को आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका इंक्रीज करेगा। इंसुलेटर के बारे में अगर हम बात करें, इंसुलेटर के बारे में, इट हैविंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्यों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, क्योंकि हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो ये चीज़ें आपके कभी कभी एग्जाम्स वगैरह में भी पूछ ली जाती हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका क्या होता है, डायरेक्ट आपका पूछ देगा कि मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है, या फिर जो भी आपका 4th ऑप्शन होगा वो आपका दे सकता है। तो बात हम यहाँ पे कर रहे थे लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस ओम्स लॉ का ये है कि आपका जो भी आपके ओम्स लॉ वो हमेशा लीनियर ग्राफ को ही फॉलो करते हैं, वी आई।
जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो लीनियर जब रहेंगे तभी उसको आपको तभी वो आपका जो भी ओम्स लॉ है वो फॉलो करेगा। ओम्स लॉ आपका नॉन लीनियर डिवाइसेस के लिए फॉलो नहीं करता है, या फिर नॉन लीनियर डिवाइसेस के लिए फॉलो नहीं करता है, या फिर आपकी यूनिलेटरल यूनिलेटरल की बात अगर हम करें, जैसे फॉर एग्जांपल डायोड आपका, अगर हम डायोड का हमारा ग्राफ अगर हम बनाना चाहें, VI कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से होता है। I और V का रिलेशनशिप किसका? डायोड का। क्योंकि डायोड हमारा यूनिलेटरल डिवाइसेस है तो हमारा क्या होता है कि हमारा जो भी हमारा VI का जो ग्राफ है वो हमारा लीनियर है VI, लेकिन डायोड हमारा नॉन लीनियर डिवाइसेस है। इसलिए जो इसके ओम्स लॉ के ये लिमिटेशंस ये हैं कि ये हमेशा हमारा लीनियर डिवाइसेस के लिए काम करता है, नॉन लीनियर डिवाइसेस के लिए काम नहीं करता है, हमें यूनिलेटरल डिवाइसेस के लिए काम नहीं करता है। जैसे कि आपका डायोड हो गया, आपके ट्रांजिस्टर्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स, उसके लिए आपका ये दोनों नॉट एप्लीकेबल है, ओम्स लॉ इसके लिए नहीं अप्लाई है, इसलिए इसके यही लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट हम बात करें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं और हमारे जो भी कैपेसिटर है वो हमारे कैसे इफेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टर्स। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, राइज इन टेम्परेचर, तो कंटिन्यूएशन में स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बता रही थी कि ये रेजिस्टेंस है, जब आप इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से ज़्यादा आपका चीज़ें बढ़ जाएंगी, रेजिस्टिविटी आपकी रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा विद टेम्परेचर, तो आपका क्या होगा, ये रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर जब भी आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की प्रॉपर्टी है ये, इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और एग्जाम्पल में आपका सिल्वर, आपका कॉपर, गोल्ड, ये सब चीज़ें हैं। ये लाइन जो है आपकी, ये आपका है एलॉय के लिए है। जैसे कि एलॉय के लिए है, मैंने बताया था अभी कि जो एलॉय होता है वो दो मेटल्स को जब हम कंबाइन करते हैं, दो मेटल को मिलके ही एलॉय आपका बनता है। तो एलॉय का भी टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है लेकिन बहुत कम। जैसे मैंने बताया ना कि टेम्परेचर, अगर मेटल का इंक्रीज आप टेम्परेचर कर रहे हो तो रेजिस्टेंस मेटल के केस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये मेटल के केस में आपका होगा। लेकिन अगर हम एलॉय के बारे में बात करें तो इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो ऑल्दो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा बट इट विल बी नेग्लिजिबल, it will be very small and we can neglect the further resistance of the alloy। ये चीज़ें होती है। अब इंसुलेटर की अगर हम बारे में बात करें, इंसुलेटर में होता क्या है कि जब भी हम टेम्परेचर को अपने इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस उसकी डिक्रीज होती है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ मतलब कि ये आपका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो इंसुलेटर का आप यहाँ पे ऐसे ये चीज़ शो कर दोगे। एलॉय का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ब्रोंज या फिर ब्रास। इंसुलेटर में आप सबको पता है कि इंसुलेटर का रबर हो जाएगा आपका, रबर आपका हो जाएगा, आपके ग्लासेस हो जाएंगे, ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, रबर और आपका ग्लास। तो ये फैक्टर्स हैं आपके किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कैपेसिटर। आपका कैपेसिटर आपका क्या होता है, तो हमें पता है कि कोई भी दो कंडक्टिंग प्लेट आपका है, उसको अगर किसी डिस्टेंस पे रख दिया जाए और
उसके बीच में जो भी आपके डाइलेक्ट्रिक्स हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंसुलेटर्स, को फिल कर दिया जाए। इंसुलेटर और या फिर इसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया जाए तो ये हमारा एक तरीके का कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा। एक प्लेट आपके दिखाएगा कि एक्सेस ऑफ चार्जेस, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा आपका दिखाता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक पे आपका एक्सेस आपके इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, दूसरे प्लेट पे आपके दिखाएंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपका यही है, कैपेसिटर है, क्योंकि कैपेसिटर का या फिर कैपेसिटर इसको कंडेंसर भी बोलते हैं, इसका यही मतलब यही होता है कि टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपकी जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको स्टोर करने के लिए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए ही हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। अब आपका एक टर्म आता है कैपेसिटेंस। जैसे आपका रेजिस्टर है आपका, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी, या फिर रेजिस्टर है रेजिस्टेंस, किसी एक मटेरियल की ये प्रॉपर्टी हो गई, ये आपका एलिमेंट हो गया। ठीक वैसे ही जो आपका कैपेसिटर होता है, इट इज एन एलिमेंट एंड द कैपेसिटेंस विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस जो आपका होता है ये आपकी कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो भी रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम स्टोर करते हैं, और हम जो भी प्लेट्स हैं आपके, उसका वोल्टेज जो होगा आपका 0 से V वोल्ट तक हम इंक्रीज करते हैं। तो ये आपका कैपेसिटेंस में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो C इज इक्वल्स टू आपका होता है W बाई क्यू के। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, सॉरी, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। मतलब कि एक यूनिट चार्ज आपका है, कोई भी 1 कूलम ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, 1 कूलम का चार्ज को अगर ज़रूरत है 0 से V वोल्ट तक, आप उसके वोल्टेज को आप इंक्रीज कर रहे हो। चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर थ्रू 1 वोल्ट, फ्रॉम 0 to 1 वोल्ट इज कॉल्ड द 1 फैरेड। आपने ये यूनिट चार्ज लिया, 1 यूनिट चार्ज, और आपने 1 वोल्ट का वोल्टेज का आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो C जो आपका होगा दैट विल बी 1 फैरेड, जो कि आपकी फैरेड जो होती है वो आपकी कैपेसिटेंस की आपकी यूनिट भी होती है। तो ये आपका हो गया कैपेसिटेंस। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके डिपेंड करेंगे, जो आपका इफेक्ट करेंगे आपके कैपेसिटर को। तो कैपेसिटेंस को अगर हम नॉर्मली देखें तो कैपेसिटेंस जो आपका होता है वो आपका C विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के, C विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस। मतलब जो आपका प्लेट है उसका एरिया क्या है, व्हाट विल बी द एरिया, आपका एरिया क्या है, और डिस्टेंस D, दोनों के बीच का जो प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो आपकी डिस्टेंस कितनी है। तो ये चीज़ें आपकी, तो एरिया आपका कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होगा। जितना आप ज़्यादा एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा आपकी बढ़ेगी। डिस्टेंस के बारे में बात करें, डिस्टेंस आपका जितना ज़्यादा होगा उतने ही कैपेसिटेंस की वैल्यू आपकी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि चार्ज स्टोरेज जो आपका इसमें होगा वो आपका धीरे धीरे कैपेसिटर आपका कम होगा, जिसकी वजह से आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी आपकी कम होगी। तो ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने एक आपका एक कांस्टेंट आता है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। इसको हम लिख सकते हैं C